Good evening, namaste, salam to everyone. Welcome to Dada's Zoom session once again. And from past 2 weeks, we have been taking emotional groups. So this is the third week with that. And hopefully, we plan to cover the sixth and the seventh emotional group. So Dada, welcome. And we start with you. थोड़ा सा कुछ स्टार्ट कर दीजिएगा एक बार. थैंक यू. हाँ, जी. आज क्या बोलूँ? आज तो बोलने के लिए कुछ मैंने प्रिपरेशन किया ही नहीं है. जरूरत नहीं है ना आपको प्रिपेयर करने की, कुछ भी स्टार्ट कर दीजिएगा, चालू हो सकती है मीटिंग कैसे भी नहीं, आप. हर वक्त कुछ वो पागलपन करता हूँ ना, शायरी जैसा. तो आज तो हाँ. ऐसा कुछ है ही नहीं. और आज का लास्ट अभी क्या है, आपको ही क्लास लेना है, आपको ही बोलना है, मुझे तो सुनना है. वैसे तो सुनने की आदत पड़ गई है, सुनता ही रहता हूँ, सुनता ही. ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर हर ग्रुप के बाद हाँ आपको जी. एकदम ध्यान आ जाएंगे आपके जितने भी पेशेंट्स हाँ जी, हैं, आप. फिर आप हाँ. एग्जाम्पल के साथ करिएगा. राइट. सो हाँ. today's sixth emotional group is oversensitive and the seventh will be overcare. So oversensitive to what? People are oversensitive to influences and outside influences and ideas. So this kind of a personality trait, it involves high responsiveness to both positive and negative influences and ideas. And now let's understand कि ऐसे personality traits are why responsive to these influences and ideas because they are very emotional. और अगर इमोशनल होंगे तो दे आर जनरली वेरी जेनरस होंगे तो कंपैशनेट होंगे ही. एंड जो जेनरस होता है ना और कंपैशनेट होता है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर होता है कि हमें एक्सेप्ट तो कर ही रहे हैं सारी चीजें, लेकिन हमें उसके साथ साथ एक एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम अदर्स कि जो मैंने किया वो सामने वाला भी करे. तो जरूरी नहीं है आप जेनरस हो, आप कंपैशनेट हो, आप ओवर थिंकर हो, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपकी तरह हो. तो वो चीज आपको है ना, इट लेट्स यू डाउन इन अ सेंस कि आपको थोड़ा सा हर्ट फीलिंग हो जाती है. एंड दैट मेक्स यू वरी फॉर अदर्स ऑल्सो एंड यू स्टार्ट थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं. तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट जो होता है वो एक्सट्रीम में होता है हर चीज में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. सो ऑफकोर्स अगर पॉजिटिव होगा तो वी डू नॉट बॉदर कि भाई इसको कोई चीज की जरूरत नहीं, हैप्पी गो लकी. इनफैक्ट दोज पीपल दे कैन बी वेरी हेल्पफुल टू अदर्स ऑल्सो. बट अगर वो नेगेटिव है तो कौन सी बैकफ्लावर रेमेडीज हैं विच विल हेल्प देम टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स रादर देन गेटिंग इन्फ्लुएंस. और ऐसी क्या चीजें हैं जो ऐसे लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, ऐसे नेगेटिव ट्रेट वालों को अवॉइड करनी चाहिए. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद ब्यूटीफुल रेमेडीज दैट कैन हेल्प दीज ओवर सेंसिटिव पीपल. इसके अंदर एग्रीमनी आती है, इसके अंदर सेंटोरी आती है, वॉलनट आती है, होली आती है. एंड बिसाइड दैट ऑफकोर्स यू कैन एड as per the case history, as per symptoms of the patient. Let's take the first remedy of this, that is agrimony. अब एग्रीमनी के की वर्ड्स हमें सबको मालूम है, राइट? हैप्पी गो लकी, बिहाइंड द मास्क. लेकिन अब ये समझना है कि ऐसे लोग ओवर सेंसिटिव कैसे होते हैं. तो कैसा है, दे आर द पीपल हु ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, एनी काइंड ऑफ फाइट. वो ऐसी चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हैं. तो वो जहां पे भी फाइट होगी ना, सब सही करने की कोशिश करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, एंड दे विल माहौल ऐसा चीयरफुल बना देंगे एंड दे विल बी ऑलवेज स्माइलिंग, राइट? अब हमें समझना होगा कि वाई दे डू नॉट गेट इनटू द फाइट. ऐसा नहीं होता है कि मतलब कभी तो आर्ग्यूमेंट करने की इच्छा होती है ना, सामने वाले को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की इच्छा होती है, बट वो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं. And most of the time you will find such males, they will be into alcohol, drugs. Why?
that stimulates themselves from doing things which they are not able to do. So let's take an example. There was a case. कैसा था कि the person, he is like, he was very professional and very perfect and very cleanliness freak, और सब कुछ अच्छा, गुड टू एवरीवन. जहाँ काम करते थे वो बोलते थे कि इनके जैसा काम कोई नहीं कर सकता. एंड घर पे भी ही वॉज वेरी हेल्पफुल, ही इज वेरी नाइस, बट ओनली व्हेन ही इज नॉट ड्रिंकिंग. सो द पर्सन वॉज बेसिकली एल्कोहलिक. तो केस हिस्ट्री ली दादा ने, तब ये समझ में आया कि भाई ऐसा क्यों है. सब तरफ से अच्छा है, और लाइक एल्कोहल लेने के बाद ही द पर्सन बिकम्स अब्यूसिव. और इमेजिन, वो मारा कूटी पे नहीं आते थे, वो सिर्फ बड़ करते थे, और ठीक है अब्यूसिव नेचर था और गालियां बोलते थे, लेकिन वो समझने की ये बात थी कि ओनली विथ वन पर्सन, ओनली विथ हिज वाइफ, उसके अलावा इनफैक्ट उस पर भी कभी उन्होंने हाथ नहीं उठाया था. तो पता चला कि बचपन में हिज फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ही वॉज बीटन मल्टीपल टाइम्स, और 4-5 बच्चों के बीच में एक वो ही पर्सन था जो पढ़ाई नहीं कर पाया था और जिसने काम बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था. फादर ने पढ़ाया नहीं या क्या हुआ, आई डोंट नो, बट वो पढ़ नहीं पाए थे. वो जो इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं पढ़ा नहीं, मैं पढ़ता तो मैं कहीं का कहीं पहुंच जाता. सो दैट इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स तो काफी हद तक तो अपने बोलते हैं ना कि मास्क के पीछे छुपाए रखा. हाँ, सब हमेशा फादर का सुनते थे कि कभी ना कभी उनका दिल पसीजेगा, बट इंसान का ये जो हैप्पी गो लकी नेचर है वो ठीक है, बट कहीं ना कहीं तो वो जो अंदर की फीलिंग है वो बाहर निकलेगी. तो आज किसी ने पूछा था, दादा से कल पूछा था कि एग्रीवेट करती है क्या ये मेडिसिन रेमेडीज. सो द आंसर इज इन दिस केस हिस्ट्री कि रेमेडीज देने के बाद तो वो खूब बोल बोल करके उन्होंने सब कुछ अपना निकाला. उसे हम कहते हैं एग्रीवेशन ऑफ द रेमेडीज. तो वो नेगेटिवली रेमेडीज एग्रीवेट नहीं हुई है, बट वो रेमेडी देने के बाद जो उनका अंदर का बफारा था वो एकदम खुल के बाहर आया. सो इफ यू कीप ऑन प्रेसिंग, प्रेशर कुकर के अंदर अगर आप देते रहोगे तो कभी ना कभी तो सीटी फटती ना. उसी तरीके से अगर हम अपनी इच्छाएं, अगर हमारे अंदर कोई चीज बचपन की दबी हुई है या कोई चीज हम बोलना चाहते हैं, एवरी टाइम हम अगर हम हैप्पी गो लकी की तरह करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो वो फटेगा, राइट. सो वो निकलना बहुत जरूरी होता है. वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो नेगेटिव तरीके से, लाइक एल्कोहल के तरीके से या अब्यूसिव तरीके से, ओनली ऑन वन पर्सन और ओनली ऑन यू बोलते हैं ना घर वालों के साथ, बाहर वालों के सामने नहीं होगा. तो एग्री मनी इज दिस काइंड ऑफ अ पेशेंट. तो हमेशा कीवर्ड्स याद रखने जरूरी होते हैं, लेकिन साथ में ये समझना होता है कि ये एग्री मनी है या सेंटोरी है या क्या है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड टेक द केस हिस्ट्री टू द पास्ट. तो वो वाइफ से पूछा तब उसने बोला कि हाँ मैं कभी इस हद तक गई नहीं सोचने में. तब उनको और दया भी आई अपने हस्बैंड पे, ओ ये था. So you need to go to the back history to understand why the patient is behaving like this, right? तो ये ओवर सेंसिटिव का एक एग्जाम्पल था एग्रीमनी का. लेट्स गो टू द सेंटोरी. और ये जब हम चारों कर लेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये ओवर सेंसिटिवनेस में क्यों आई है, एग्रीमनी क्यों आई है, सेंटोरी क्यों आई है. नाउ द सेंटोरी पर्सन, सेंटोरी कैसा होता है, दे हैव इनएबिलिटी, कीवर्ड होता है इनएबिलिटी टू से नो. वो कोई भी चीज को नो नहीं बोलेंगे किसी में भी. ये खासकर आपको टीनेजर्स में मिलेगी. पीयर प्रेशर होता है, राइट. ये बहुत सारा पीयर प्रेशर में भी होता है, या ये कह सकते हैं कि मेनी लेडीज, एक किटी में जाती है ना लेडीज, तो उसमें सब तरह की लेडीज होती हैं, लोअर मिडिल क्लास जैसा भी ग्रुप होता है. लेकिन अगर एक ही ग्रुप वाली लेडीज हैं तो उसमें भी जिसमें 19-20 होगा ना, तो वो 19 वाली आज आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है. मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है दादा. जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, एक मिनट. अब ठीक है दादा? दादा अब ठीक है नेटवर्क? हेलो. हाँ अब ठीक है? ओके. ओके, हाँ अब ठीक है. चलिए ठीक है. सो तो एग्जाम्पल मैं आपको किटी का दे दी. तो जो 19 वाली होगी ना,
वो अपना 19पन छुपाने के लिए शी विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द, जो उसमें 20 पढ़ती हैं लेडीज, तो वो अपना, जैसे किटी में जाएंगी ना, तो अपनी बेस्ट से बेस्ट साड़ी पहन के जाएंगी, सारे जेवर अपने पहन के जाएंगी, क्योंकि उनको वो छुपाना है अपना, कि मैं 19 हूं करके। सो यू नो दिस इज अगेन अ पीयर प्रेशर। तो ये पीयर प्रेशर आपको सब एज में दिख जाएगा, सब एज के अंदर दिख जाएगा। एंड दे विल निग्लेक्ट their प्रायोरिटीज ओवर अदर्स। जो सेंटोरी होगा वो अपनी प्रायोरिटीज को नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि दे हैव टू बी इन गुड बुक्स ऑफ अदर्स। दूसरों की हेल्प करेगा, घर के लोग भले ही सेकेंडरी होंगे उनके लिए वो चलेगा, या सब कॉन्शियसली दे विल कॉपी अदर्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। जैसे एक ग्रुप है, कोई एक जना शांति से बैठा हुआ है, बट एकदम से लगता है ना कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, सो दे विल ट्राई टू एक्ट इनएक्ट। जो भी फेमस पर्सनालिटीज होती हैं करती हैं, तो उनको इनएक्ट करना, उनके डायलॉग्स को इनएक्ट करना, उनके बिहेवियर को इनएक्ट करना, जस्ट टू गेट नोटिस्ड। राइट, दिस इज अ सेंटरी काइंड ऑफ अ पर्सन अगेन। और ये इधर आता है कि बाय दे आर ओवर सेंसिटिव। यस ऑफ कोर्स दे आर ओवर सेंसिटिव, क्योंकि ओवर सेंसिटिव है जब भी तो वो अपना छुपाना चाह रहे हैं, एंड दे वांट टू बिहेव लाइक अदर्स, दे वांट टू शो व्हाट दे आर नॉट। राइट। अब इसमें थर्ड रेमेडी आती है होली। ना होली इज सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीमनी, इन कंजक्शन विथ एग्रीमनी एंड सेंटोरी। होली क्या होता है कि दीज इंडिविजुअल्स दे सफर फ्रॉम एंगर और एंग्री थॉट्स। और वो एंग्री थॉट्स कुछ भी हो सकते हैं, दे कैन बी आउट ऑफ जेलेसी, दे कैन बी आउट ऑफ एनवी, दे कैन बी आउट ऑफ रिवेंज या सस्पिशन, या इवन इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, जो अभी हमने सेंटरी में पढ़ा था। तो होली होगा वो, इट विल यू नो ट्राई टू ब्रिंग कंपैशन इन अ पर्सन, इन अ सेंस कि आप जैसे हो आप एक्सेप्ट करो अपने आप को, यू शुडंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन। So holy is must when a person is not able to say no. Holy is must when a person is hiding their happiness or hiding their worries behind their mask, behind their happy-go-lucky face. Now the fourth remedy that comes is walnut. Walnut is very, very important in such people with personality traits of this negative response. And why it is very important? It helps them to break free. Break free from what? Break free from that outside influence. जो बाहर के इन्फ्लुएंस के अंदर में वो लोग आ रहे हैं, तो इट हेल्प देम टू ब्रेक दैट, एंड इट हेल्प देम टू एक्सेप्ट देम एज दे आर। कि भाई आप जैसे हो, आप बहुत अच्छे हो, देयर इज नथिंग, यू आर सपोज टू से नो एट टाइम। अगर आप नो नहीं बोलोगे तो यू विल बी वेरी ओवरवेल्म्ड, यू विल बी सो ओवरवेल्म्ड कि आपकी वो जो एनर्जी है या आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी। वो अगर दब गई, आप अपने जैसे नहीं रहे, तो फिर देन अगेन यू आर इनटू डिप्रेशन, यू आर इनटू एंशियस बिहेवियर, और ये चलता ही चला जाएगा। तो वॉलनट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड, टू एक्सेप्ट द नेसेसरी चेंजेस विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। घर के दूसरे लोगों को या आसपास के दूसरे लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करनी है, आप अपने आप में चेंज लाना है, आपको दूसरों के अंदर चेंज नहीं लाना है। सो इट makes you those necessary changes so that you do not fall into further distress, right? So in short, we can say walnut protects you from outside influence. So these were 4 big remedies for oversensitiveness from influences and ideas coming from outside. So we go back to Dada to understand. अगर इसमें और अच्छे तरीके से दादा एक्सप्लेन करेंगे, so we will just have to ask Dada. Yes, Dada. नहीं, आप सही जा रहे हो, कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बट थोड़ा सा बोलो कि बिल्कुल, हम बोलते हैं कि एग्रीमोनी को गुस्सा नहीं आता, ये हो सकता है क्या? कहीं ना तो कहीं बफारा फटेगा ना दादा, आएगा ही ना गुस्सा, हाँ, तो निकलेगा कहीं ना कहीं। जब एग्रीमोनी को गुस्सा आता है ना, तो वो सब एक साथ सबको झपट में ले लेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल हाँ, वही चीज बोले थे कि जब कोई पूछता है ना कि आपकी दवाई एग्रेवेट कर गई, उन्होंने सब कुछ निकाल दिया। वो एग्रेवेट नहीं कर गई, वो तो कुछ दबा हुआ था ना बरसों से, वो बाहर निकल गया है। तो उसको जब और गुस्सा आएगा तब वो सबको लेके निकल लेगा। हाँ, और होली में नफरत और जलन है, तो जहाँ Yes, नफरत और जलन होगी तो वहाँ एसिडिटी भी आ ही जाएगी।
बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, फिर एसिडिटी आ गई तो हाँ मतलब अगर गट पकड़ में आ गया तो सब कुछ पूरा शरीर पकड़ में आ जाएगा। हाँ, तो होली एसिडिटी के वही बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करती है। यस। तो सी, ठीक दैट है। इज वन रीजन व्हाई आई ऐड हिम, सो दैट एंड में वो एक चीज ऐसी बोल देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो ओवर सेंसिटिव इंसान होगा उसका गट सबसे पहले खराब होगा, क्योंकि इतना दबा हुआ है तो एसिडिटी में ही निकलेगा, बर्पिंग एंड ऑल दिस स्टफ। सी, दिस इज हाउ व्हाई आई फील लाइक कि कहीं ये एक सेंटेंस बोल देंगे तो उसका पूरा निचोड़ निकल जाता है उस चीज का। Right. Thank you, Dada. So we move to our seventh group, and that is over care. बोलते हैं ना, वेलफेयर फॉर अदर्स, बहुत ज्यादा केयर करना। इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर रेमेडीज हैं। एंड इनफैक्ट रेमेडीज तो सारी ही बहुत सुंदर हैं, बट इसके अंदर ऐसी रेमेडीज हैं जो जनरली हम लोग होते हैं। ब्लीच है, वर्बेन है, वाइन है, रॉक वाटर है, चिकरी है। So let's start with to understand कि these individuals they worry about their friends and families. देखो वरी कैसे, एक रेड चेस्टनट भी होता है, ठीक है, रेड चेस्टनट हम पढ़ चुके हैं, बट इसके अंदर एक बार भी रेड चेस्टनट नहीं है, क्योंकि वो क्यों नहीं है वो हम समझेंगे। तो दीज पीपल दे वरी अबाउट द फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और उनकी सारा अपने ही शोल्डर पे ले लेते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर हेल्पलेस टू हेल्प देम। हर बार हर जगह आप नहीं पहुंच सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। तो दे आर सो हेल्पलेस इन हेल्पिंग देम। और वो चीज उनको है ना, उनको इतना ओवरवेलम कर देती है कि मैं हर जगह नहीं पहुंच पा रहा हूँ, और दे वांट टू हेल्प अदर्स, दे वांट टू हेल्प द होल प्लेनेट, बट इट इज इम्पॉसिबल। तो दे दे ट्राई टू मेक एन इम्पैक्ट, छोटे छोटे जो इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कोई इनडायरेक्टली बनाता है, कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट बनाना चाहता है। तो वी अंडरस्टैंड दिस ओवर केयर फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स इन दीज 5 रेमेडीज। पहली आती है इसके अंदर बीच। बीच के की वर्ड्स कैसे हैं? इंटॉलरेंट, वेरी क्रिटिकल, हाईली जजमेंटल। तो अब हम ये सोचे कि ये ऐसे लोग ओवर केयर में कैसे आते हैं? भाई आते हैं। वो इतना ओवर केयर, इतना केयर करते हैं ना, दे आर क्रिटिकल अबाउट अदर्स, दे आर जजमेंटल। वाई? बिकॉज दे आर टेकिंग केयर। कई बार इतना केयर करते हैं और उनके मन में आता है कि ये लोग मेरी तरह क्यों नहीं हो सकते। आप अगर किसी की बहुत ज्यादा केयर करोगे तो आपको एक दिन ऐसा लगेगा, फॉर एग्जाम्पल आप 3-4 भाई बहन हो, और एक जना अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा है, और बाकी और पेरेंट्स से भी बोलते हैं मेरा वो बेटा नहीं आया, मेरी वो बेटी नहीं है। आपके मन में कभी आएगा ना, मैं इतना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और इनको मेरी नहीं है, बाकियों की है। दिस इज इट। सो दीज बीचेस दे आर वेरी क्रिटिकल। भाई मैं कर, वो आप अपने खुशी के लिए करो, यू बी अवेयर ऑफ योर एक्शन। जरूरी नहीं है वो सामने वाला भी आपको उतना ही प्यार दे या उतना ही केयर करे। तो फिर आप क्रिटिकल हो जाते हो, आप जजमेंटल हो जाते हो उन लोगों की प्रति। तो बीच क्या करता है? बीच एसेंस हेल्प यू बी लेस क्रिटिकल एंड एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। ठीक है, वो आपका केयर करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा नहीं कर रहे हैं, दूसरे भाई बहनों की तरफ ज्यादा है, तो इट्स ओके। तो बीच विल हेल्प यू टू बी लेस क्रिटिकल एंड एक्सेप्ट देम एज दे आर। राइट। नाउ हम सेकंड में इसमें पहुंचते हैं, वर्वेन। वर्वेन इज वन ऑफ माई बेस्ट रेमेडीज। और वर्वेन का कैसा है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पीपल। we all know the keywords. They're very strong-willed, and they have these very strong views about others, and very subtly they will try to put their views दूसरों में डालने की कोशिश करेंगे। या ये कह सकते इतने स्ट्रॉन्ग व्यूज होते हैं that sometimes they put unnecessary effort in whatever they are doing, right? Because they are very strong will. पर कभी कभी कैसा होता है कि कोई मतलब का भी नहीं होता है तो भी उसके अंदर इतना सारा डाल देंगे, और हर चीज अपने ऊपर लेने की कोशिश करें, एवरीथिंग दे अंडरटेक, सो दे विल पुट देयर होल एफर्ट इन दैट। और उस चक्कर में कभी कभी कैसा होता है, ओवरवेलमिंग भी हो जाते हैं ये लोग। एंड दीज वर्वेन दे आर वेरी फास्ट टॉकर्स, दे आर वेरी फास्ट यूजर, एवरीथिंग इज फास्ट अबाउट देम। अब ऐसे और जने नहीं हो सकते ना, बिकॉज उनको लगता है कि मैं सब कुछ कर लूं, सबके लिए सब कुछ कर लूं। सो दे आर फास्ट इन एवरीथिंग। वो बाय नेचर हो जाते हैं इस बिहेवियर की वजह से। तो इसमें कैसा होता है कि धीरे धीरे उनको ऐसा लगता है कि जो मेरा व्यू पॉइंट है वो सामने वाले मानने लगे। वो मनवाएंगे नहीं, वो इनडायरेक्टली मनवाने की कोशिश करेंगे।
So Vervain essence will again help them to regain that balance and give space to others and be compassionate. कि भाई ठीक है, अपना व्यू पॉइंट अपनी तरफ से, सामने वाले का भी अपना व्यू पॉइंट है, तो लेट्स बी वेरी कंपैशनेट और थोड़ी स्पेस दो उनके बीच में. अब ऐसे जो लोग होते हैं स्ट्रॉन्ग व्यू और स्ट्रॉन्ग विल्ड वाले, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके पैराफंक्शनल्स कैसे होते हैं? देयर इज अ स्टिफनेस इन देयर बॉडी, राइट? शोल्डर स्टिफ होगा, बॉडी स्टिफ होगी, लैक ऑफ स्लीप होगी, क्योंकि 24 घंटे इनका दिमाग चलता रहता है. अब वो सारा टाइम दिमाग चलेगा तो नींद कैसे आएगी, राइट? लैक ऑफ स्लीप होगी, लोअर बैक एक भी होने लगेगा इनको, या ओवरऑल एक स्टिफनेस ही रहती है इनकी बॉडी में, बिकॉज दे आर नेवर वेरी, दे डू नॉट लूजन अप. इसका एक और हम इसको बोलते हैं ना, एक मदर एसेंस की तरफ भी चलेगी जो इसके एक स्टेप अहेड है. बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड चिकरी. दे आर ऑल वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट एक छोटे छोटे कीवर्ड्स की वजह से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. चिकरी के कीवर्ड्स कैसे? दे आर सेल्फिश, इमोशनल ब्लैकमेलर्स होते हैं, दे आर टू डिमांडिंग, और इनकी बेस्ट एग्जांपल्स होती है मॉम. इमोशनल ईटिंग के इसमें इमोशनल कैसे ब्लैकमेल होते हैं कि सारा टाइम वो पीछे, ये खाओगे तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, तुम लोग ये ऐसा नहीं करते हो, तुम लोग ऐसा नहीं करते हो, तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हो, देखो तुम्हारी स्किन का ध्यान नहीं रखते हो. मतलब आप कभी भी माओ से बात करोगे ना, हमेशा उनको अपने बच्चों के अंदर यही दिखेगा, देखो ये इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया. दैट इज बिकॉज दे केयर. ठीक है, चिकरी है, आई अंडरस्टैंड, कभी कभी ओवरवेलमिंग हो जाता है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, बट उनको ये नहीं समझ में आता है. ये उनका एक तरीका हो गया है अपना खाली समय को यूटिलाइज करने का. दे विल नेवर नॉट एक्सेप्ट, दे विल नेवर एक्सेप्ट कि मेरे पास बहुत खाली टाइम है, मेरे को कुछ अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए करना चाहिए. वो घर के कामों में इतनी रम जाती हैं कि उन्होंने अपना वो बना दिया है कि नो, आई एम वेरी बिजी, मेरी वजह से ये घर चल रहा है. डेफिनेटली माँ की वजह से ही घर चल रहे हैं, बट यू बिकम सो डिमांडिंग, सो इमोशनल ब्लैकमेलर कि आपको लगता है कि ये सब कुछ मेरे बगैर हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू डू नॉट गिव चांस टू अदर्स. सो दीज आर चिकरी. एंड इससे क्या होता है, बार बार ये करने से एक एक्सेसिव अटैचमेंट हो जाता है. और उस एक्सेसिव अटैचमेंट का एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल होता है, माँ अपने बच्चे को कुछ भी कह दे, लेकिन अगर थोड़ी सी ऊंची आवाज में फादर ने कुछ कह दिया ना, माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आता है. सो दिस इज अ चिकरी मॉम. एंड एवरी टाइम शी विल फाइंड समथिंग इन अदर्स टू फिक्स, कि तुम ऐसे करते तो ऐसा हो, ठीक रहेगा तुम्हारे लिए. अरे भाई, वो जैसा है वैसा नहीं, शी हमेशा कुछ ना कुछ चीजें उनमें मिलती है. ऐसे कई बार टीचर्स भी होते हैं, बट बेस्ट एग्जाम्पल्स आर मॉम. So this essence will again help them to be less critical, less argumentative. Chikri moms are very argumentative and understand others. Right? And why, being a woman, why I'm giving this example? Because we all have been chikri in our lives. We all are chikri in our lives. बच्चों को लेकर, husband को लेकर, we are all very chikri. So this comes very beautifully in this group. Now comes wine. I will not say much about the wine. They are rude, of course. They are dominating, of course. Again, but they are like, एक तरीके से कैसे होता है ना, they worry too much about others. तो वो dominate करते हैं, इसलिए करते कि भाई तुम ये करो ताकि तुम किसी और गलत में नहीं पड़ जाओ. तो in very short, that is why. एक लास्ट रेमेडी इसकी जो आती है वो रॉक वाटर है, and that is a mother essence of all the essence. And rock water कैसा है? Rock water, they are strict and tough, very strict and tough, but on themselves. वो सिर्फ अपने ऊपर strict and tough है, and they have a tendency to set the objectives high. Generally ऐसे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं या घर का वो होता है मेंबर, ऐसा एक होता है जो कोई भी हर चीज परफेक्टली करने की कोशिश करेगा, ऑन टाइम एंड एवरीथिंग नाइसली, क्योंकि उनके दिमाग में ये नहीं रहता है, उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं इतना टाइम वेस्ट करूंगा तो घर के दूसरे लोग देख रहे हैं, वो भी टाइम वेस्ट करेंगे. सो दे सेट देयर ऑब्जेक्टिव, दे सेट देयर, बोलते हैं ना, इतना हाई ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं कि वो खुद मीट करते करते ओवरवेलमिंग हो जाते हैं. बट उनके मन में ये होता है कि बाकी लोग भी उनको देख के फॉलो करें, और उस चक्कर में वो कभी भी लूजन अप नहीं हो पाते, कभी भी इंजॉय नहीं करते, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन देमसेल्व्स. और साथ साथ में उनको ये भी है बिहाइंड द बैक कि पीपल डू अंडरस्टैंड कि जो वो कर रहे हैं ना, टाइम वेस्ट करना वो नहीं करना, सो दे फॉलो.
तो मदर एसेंस जो ये है रॉक वाटर, दे विल हेल्प देम टू लिटिल लूजन अप। देखिए, केयर करना अच्छा है, बट ओवर केयरिंग ओवरवेल्म्स यू। ओवरवेल्म आप होंगे तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन और एंजाइटी में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो अगर उसको बड में ही पकड़ ली जाए, जड़ में, जड़ मतलब बोलते हैं ना कि उसको डीप, वो अंदर डिप्रेशन में जाए, उससे पहले ही अगर हम समझ लें कि भाई ये डिप्रेशन में जा सकता है अपने ओवर केयर की वजह से। और ऐसे कौन से लोग होते हैं जो बोलते हैं ना, जो बहुत ज्यादा एनिमल्स और प्लांट और जैसे बोलते हैं ना एनवायरमेंट के बारे में वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो वो इतना ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, मेरी वजह से ही ये सब हो रहा है, मेरे जैसे लोगों की वजह से ही हो रहा है। So they become sick and they become depressed. Slowly they fall into depression. So this was a beautiful 5 remedies set for overcare. And we go back to Dada. So we have some of his insight for this. हाँ, Yes, तो Dada. मेरे माम जितनी जितनी हम रेमेडीज बता रहे हैं ना, तो जी उसके की सिम्टम्स हम बता रहे हैं। हाँ, बट एग्जाम्पल। सोचने वाली बात यह है कि सबको आपकी तरह डीप में जाना होगा, तभी समझ में आएगा। दादा, मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सारी हाँ चीजें है ना, ओवर केयर, ओवर सेंसिटिवनेस, ये धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ ले जाती है इंसान को। तो अगर हम इसको यहीं पे पकड़ हाँ ले तो। हाँ। तो चिकोरी, चिकोरी का मतलब क्या है? स्वार्थी, मतलब मेरी मोम सिर्फ मेरी है। तो मैं हम्म यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपका प्रेमी आपके लिए पागल है तो ये अच्छी बात है। मैं जो यहाँ स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं उसमें खास करके जो लड़कियां आती है ना, उसको बोलता हूँ कि शादी उससे करो जिसको तुम लव करते हो ना, उससे शादी कभी मत करो। बट जो तुमसे लव करता है उससे शादी करो। तो पुत्ती ऐसा क्यों? तो भाई, जिससे तुम लव करती हो तो उसको तुम खुश रखोगी। बट जो तुमको लव करता है उससे तुम शादी करोगी तो वो तुम्हें अपनी हथेली पे रखेगा और खुश भी रखेगा। ठीक है। हम्म। यस दादा। हाँ। परफेक्ट। तो हर रेमेडी को ऐसे नेगेटिव भी समझना है और पॉजिटिव भी समझना है। जी, ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल था, क्योंकि ये खासकर आजकल है ना, दिस जनरेशन, ये जनरेशन में हमें दिखता है लॉट ऑफ टाइम्स कि इंसान एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में क्यों जाता है। मैं तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो मुझसे उतना प्यार नहीं करता था। तो उस चक्कर में इंसान है ना डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये कितना अच्छा तरीका है कि भाई ठीक है, तुम प्यार करती हो, लेकिन उसे ढूंढो जो तुमसे ज्यादा प्यार करता है, तो डिप्रेशन में जाने का कोई चांस ही नहीं होगा। दिस इज वंडरफुल थिंग टू से। एंड दादा, ये तो कवर हो गया। कैन वी टेक 2 more जो आपके अपने केस से भी रिलेटेड है, एंड वी हैड अ वेरी गुड रिजल्ट। शायद 5 मिनट्स है अभी। तो एक छोटा सा ले ले, तो उसमें बहुत छोटी रेमेडी आती है। हाँ और हाँ ऐसे ये चीज लाइक एवरीबडी वुड अंडरस्टैंड, क्योंकि सबकी लाइफ में ये चीज आई है कभी ना कभी। तो दैट इज अपार्ट फ्रॉम 7 इमोशनल ग्रुप, ये एक चीज है जो हमारे पास अक्सर केसेस में आती है, इमोशनल ईटिंग। तो ये समझना होगा कि इमोशनल ईटिंग इंसान कब करता है। इमोशनल ईटिंग इंसान तब करता है जब वो बोर हो जाता है, या एक ऐसे दोराहे पे खड़ा होता है कि न वो छूट रहा है और न ये इसकी तरफ, नई तरफ जा पा रहा है। क्रक्स ऑफ, जैसे बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, कब होता है? बहुत टाइम पे हो सकता है, एक पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज में बहुत होता है। तो वो एक ऐसा टाइम होता है जब विमेन आर वेरी कंफ्यूज, और जब कंफ्यूजन होता है या बोर्डम होता है, तब इंसान इमोशनल ईटिंग की तरफ जाता है। या इंसान तब जाता है कि जब लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है। तो उस टाइम भी इमोशनल ईटिंग होती है। देर आर मेनी टाइम्स इमोशनल ईटिंग होती है। ब्रेकअप के टाइम पे भी इमोशनल ईटिंग होती है, जो दादा ने अभी एक ब्रेकअप का एग्जाम्पल बताया।
लव वाला एग्जाम्पल बताया, उससे मुझे एकदम ध्यान आया, वी कैन टेक दिस इमोशनल ईटिंग वाला। तो जब ब्रेकअप होता है तब इमोशनल ईटिंग होती है, या जब इंसान को पता होता है कि एग्जाम टाइम आ रहा है, मेरी तैयारी नहीं है या कुछ नहीं है, इमोशनल ईटिंग होती है। दिस इमोशनल ईटिंग इज लिटिल डेंजरस, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। और वो हमें समझना, ठीक है आप अपने आप को कंट्रोल करके आज इमोशनल ईट नहीं करोगे, दैट इज ओके, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द इमोशनल ईटिंग, कि ये क्यों हो रहा है। इमोशनल ईटिंग को हमें बंद करना है तो मैं आज स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी अपने ऊपर, तो मैं आज बंद कर दूंगी, 2 दिन बाद वापस आ सकता है, 3 दिन बाद वापस आ सकता है। सो वी नीड टू गो टू द रूट कॉज, की रीजन क्या है मेरा इमोशनल ईटिंग के लिए। अगर वो रूट कॉज को अगर हम सॉल्व कर सकें तो इमोशनल ईटिंग ही नहीं बंद हो जाएगी, वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, व्हाट इज रॉन्ग विथ मी। तो इमोशनल ईटिंग पे 3-4 केसेस ऐसे थे जिसमें दादा ने, अफकोर्स ये 3 रेमेडीज तो फिक्स थी होम्योपैथिक के साथ, लेकिन साथ में केस हिस्ट्री के साथ में दूसरी भी आती रहती थी। तो इसमें 3 जो इम्पोर्टेंट रेमेडीज हैं वो है चेस्टनट बट, क्रैब एप्पल एंड चेरी प्लम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये होता कैसे। जैसे ही ऑलवेज